So let us continue with the topic and today is lecture number 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मेरे को जैसा आप लोगों ने बताया, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We need to get it started with work energy theorem. So put up the heading work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम हालांकि पिछली क्लास में कवर अप हो जाती, खत्म हो जाती। मैंने बोर्ड पर सब कुछ कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली सिस्टम लॉग ऑफ हो गया था, तो फिर जितना टाइम मैं उतना लगा था, इससे अच्छा तो यही था कि अगली क्लास में कंटिन्यू। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर समझाने के लिए मैं इमेजिन करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल जो कि ऑलरेडी मोशन में है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में मूव करते हुए पहुंच गई वो कहां पर? डी पोजीशन पर। डी पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी? ए से बी के बीच में उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया कितना? तो जैसा हमने पिछली क्लास में सीखा था, समझा था, पता था, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी छोटा होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? देयरफॉर dw was equals to f into, which means this would imply, मैंने पिछली क्लास में समझाया था, dw is equal to m is equal to m into a into ds चलेगा, which means dw is equal to m into da में यहाँ पर m into a के अंदर a क्या है? dv upon into ds। याद आया कुछ? जिसमें से ds upon dt को मैंने क्या दिया था, क्या लिख सकते हैं? तो mvdv is equal to dw, ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो therefore this would imply dw का इंटीग्रेशन will be equal to m into v into dv का इंटीग्रेशन। आया ना? लिमिट में यहाँ रख देता हूँ 0 से लेके w, मतलब इनिशियली जब मैंने काम भी करना चालू किया था तो वर्क कितना था? जब मैक्सिमम कर लिया तो कितना हो गया? जब मैंने मूवमेंट चालू किए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी यू, फाइनल कितनी हो गई? इसको सिंपलीफाई करते हैं अपन लोग, तो डब्ल्यू का वर्क कितना हो गया? डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू एमवीडीवी में m into v square upon 2 लिमिट्स u एंड, तो m मल्टीप्लाइड बाय इसको अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो v square upon 2 माइनस u square upon 2 आया ना? मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, ये बन गया हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वी मतलब फाइनल, माइनस यहां लिखा है इनिशियल, इसका मतलब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी? फाइनल माइनस इनिशियल। ये किसके इक्वल आएगा? डब्ल्यू के इक्वल आया ना? पक्का? पीछे समझ में आया कुछ? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं मिला के लिख सकता हूं क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, which means and the work energy theorem says that the work done by an object is always equal to the change in kinetic energy produced in the किसी भी वस्तु विशेष द्वारा किया गया कार्य, उसके अंदर परावर्तन से परिवर्तन के बीच जो परिस्थिति पैदा की गई है, चलो चेंज इन काइनेटिक is always equal to the change in kinetic energy। क्लियर हुआ? हाँ, बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कहां से? मैं कहता तो था, लेकिन मुझे पहले ये बताओ, यहाँ पर जब मैंने पूछा था कि समझ में आया कि नहीं, तब तुमने आके बोला, ये मत बोलना कि सब नहीं बोला था। मैं क्या नहीं समझ में, ये सब नहीं समझ में, सवाल लिख दी मैंने। मेरे बाद इंटीग्रेशन किया डीडब्ल्यू का, डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा? डब्ल्यू एमपीडीवी में एम तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। v का इंटीग्रेशन किया तो v का होगा v स्क्वायर बाय, फॉर्मूला लगाया ना, इसकी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इंटीग्रेशन भूल गया घर में, है ना? और कर ले, यूट्यूब भी नहीं कर ले तू बोल के, नहीं तो पैदा कर लेगा पूरे आंसर, सब क्वेश्चन, सब कुछ तेरी इच्छा के हिसाब से पढ़ा नहीं। इंटीग्रेशन
पूरे आदमी पहला चैप्टर ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का था जब अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए आइडेंटिटी लगाई थी अपन ने, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन, इसमें भी x का रोल प्ले कर रहा है। t की पावर कितनी है यहाँ पर धनुष? 1/2 1 फॉर्मूले को लगाया तो b की पावर 1, n की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। यहाँ पर फॉर्मूले में रख दिया तो b की पावर 1 प्लस 1, बोलो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 या 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 या 1, तो आंसर आ गया b स्क्वायर अपॉन 2। नोट कर लीजिए प्लीज। क्लियर? पिछली क्लास में फिर गया वो कहना, हम लोग अपनी टक्कर की निगाहों से इंतजार कर रहे थे, हम लोग बोलना पड़ता है। समझ में कि नहीं? अच्छे लेट कैसे हो गए बेटा? गया था बेटा, काफी दिनों से दिख भी नहीं रहा कुछ, कब से आ रहा है? तो पूछ रहा हूँ कब से आएगा? 2 तारीख से 3 तारीख से गांधी जी की जयंती मना के आएगा सीधे? तो तारीख को गांधी जयंती की सबकी छुट्टी होगी ना? है क्लासेस के टाइमिंग चेंज कर दूंगा मैं, सुबह सुबह लगवाऊँ, चलेगा ना? तो नींद का बंदा हो छुट्टी रहना, तेरा क्या प्रोग्राम है बता दे, डेट पे जाना है तो बता। इसकी इसकी जिंदगी की फैंटेसी अलग चलती है भाई। सुबह के 4 बजे वीडियो कॉल कर बोले इसमें किक है, एक दिन पड़ी जाएगी। अभिषेक को बोलो ये तो चड्डी बड्डी तो भारी चड्डी बड्डी तो लोग पॉकेट आदमी सबको मोनिटर करके उठाता है। 4 बजे की जगह थोड़ा बात 1 बजे 2 बजे का कर लो तो कम से कम कमाई में जाएगी। देखिएगा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem
The work done by any object in the is equals to the change in kinetic energy produced inside a body. The work done by any object is equal to the change in kinetic energy is equals to the change in kinetic energy produced by the body is equal to the change in kinetic energy produced by the body. मतलब इन शॉर्ट वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन, अभी बात समझ में सबको? इज देयर एनी क्वेरी इसको समझ में ना आया? रोहन, अब इस कंडीशन सारी अपन लोग लेके चलते हैं दूसरी कैटेगरी में। हम बात करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग देखा सब लोगों ने? ठीक है, इमेजिन कि अपने पास एक स्प्रिंग है, यू कैन सी वेरी क्लियरली। ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में, अब स्प्रिंग पे मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? इलॉन्गेट हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी, एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है रहते हैं। और जब एक्सपांशन किया आपने तो थोड़ा ध्यान देना, यहां से यहां के बीच में कितनी लेंथ का एक्सपांशन किया? सपोज इट इज, लेट मी टेक इट, कितना डिस्टेंस आपने एक्सटेंड किया? तो जब आप इसको रिलीज करोगे क्या कर रहे हो आप? रिलीज करने के बाद वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेशन में भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उतना ही कंप्रेस हो पाएगी जितना कि पहले वो। डिड यू गेट माय पॉइंट? मतलब अगर पहली सिचुएशन में पहले आपने आर डिस्टेंस उसको नीचे पर छोड़ दिया था तो वो कंप्रेस भी कितने डिस्टेंस के लिए होगी? सेम डिस्टेंस के लिए कंप्रेशन होगा। न्यूटन थर्ड लॉ यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। अभी फिलहाल चूंकि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं जवाब दूंगा। आप बोल सकते हो एक्शन रिएक्शन 100% नहीं अप्लाई होता, लेकिन हाँ एक्शन रिएक्शन तो दिख रहा है। हाँ, इसको प्रॉपर अगर एक्सपेरिमेंटेशन वाले प्रोसेस से करेंगे तो डेफिनेटली ये जितना भी कर रहे हैं अपन आयुष, let me tell you, this all is happening under the elastic limit. Under the elastic limit. अब ये रबड़ बैंड, इस रबड़ बैंड का ओरिजिनल साइज देख रहे हो आप लोग? ये इसका ओरिजिनल शेप साइज है। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, इसका शेप साइज स्ट्रक्चर बदला। कितनी लेंथ थी पहले भी इतना ही लाया था, अब मैं इसको इलॉन्गेशन के लिए एक्सेस फोर्स लगा देता हूं।
जितनी इसकी ताकत नहीं है उससे ज्यादा मैंने इसका फोर्स लगा दिया है, खींच दिया है मैंने। अब देख सकते हो इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ। जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा। अब अगर मैं इसको ऐसे करते 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 रिलीज कर देता हूं, या ऐसे करते हुए इसको लटका कर यूं स्ट्रेच करके छोड़ देता हूं इसके ऊपर और फिर निकालता हूं, तो क्या ये वापस अपने इस शेप में आ जाएगा? तो क्या होगा? इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो आप चाहते हो ये रबर बैंड अपनी इलास्टिसिटी लूज ना करे, तो आप इसको तब तक इसको इसकी लिमिट में खींचोगे ना। अगर आपने अंडर लिमिट खींचा तो लंबा चल जाएगा, अगर लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच किया तो ये ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से ये स्प्रिंग अगर आप उसकी लिमिट में खींचोगे तो वो अपने लिमिट्स में कंप्रेस भी उतना ही होगा जितना स्ट्रेच। तो जो तमुन ने बात कही, इट इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद समथिंग कॉल्ड हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? हुक्स लॉ। बुक 2 वॉल्यूम 2 आपकी फिजिक्स की जो बुक 2 है उसके अंदर पहला चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर इलास्टिसिटी है और उस इलास्टिसिटी में आप लोग इन चीजों को सीखो जो मैं अभी आप लोगों को रखी बता रहा हूं। क्या कि ये जितना भी स्ट्रेचिंग होगा अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है तो जितना ज्यादा आप उसको डिस्प्लेस करोगे उतना ही ज्यादा वो कंप्रेस हो जाएगी। आपने कितना डिस्प्लेस किया था उसे, आपने कितना स्ट्रेच किया था उसे, तो वो कंप्रेस भी कितनी हो गई। अगर आर प्लस एक्स कर देते तो यहां पर भी आर माइनस एक्स होता तो यहां पर भी कुल मिला के जितना आप यहां करोगे उतना ही यहां दिखेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? विद कंफ्यूजन? ये आप बात करने का मेरा मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए कि आर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये कवर कर सकता है। आपने अगर आर से ज्यादा डिस्टेंस इसको स्ट्रेच किया तो हो सकता है वो अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाए, और अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाए तो वो स्ट्रेच तो हो जाएगा लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा। रबर बैंड को भी स्ट्रेच करूंगा स्ट्रेच तो हो जाएगा लेकिन वो उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। समझ में आएगी बात की नहीं? ये है अच्छा। तो यहां पर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ये इसकी स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन है भाई साहब, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। यहां पर आपने उसको स्ट्रेच कर दिया तो यहां पर वो क्या हो गई? कंप्रेस। आर जो है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो जा सकता है अंडर द इलास्टिक लिमिट। अगर आर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो मैं मैक्सिमम वैल्यू पे तो काम नहीं कर सकता, मैं उसकी रैंडमली वैल्यू कोई चूज कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। तो लेट मी से दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी, और जो सेंटर पोजीशन है उसकी ये लाइन जो बन रही है ये पोजीशन मैंने मार्क कर ली उसकी आर सी। ये तीन पोजीशंस मेरे को स्प्रिंग की मार्क कर ली है मैंने, और इन तीन पोजीशंस पर मैं देखना चाहता हूं स्प्रिंग का मोशन कैसे हो रहा है, उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। राइट, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में याद रख लो, यहां पर अब एक एक करके पॉइंट पर चर्चा करते हैं। लेट मी से कि उसने आर डिस्टेंस नहीं मूव किया होगा, उसने डिस्टेंस मूव किया होगा, रैंडमली कितना एरिया मैंने एक्स, या एक्स से भी ज्यादा अच्छा मैं बोल देता हूं उसको फोर्स लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दिस मींस dw will be equal to, सही गलत है, इट मींस therefore implies dw is equal to f into, मैं रिपीट कर रहा था यहाँ पर क्या आप ये देखो dx देख देता हूँ तो बुरा मान जाएगा। अभी भी मैंने किस लॉ का नाम लिया था, फ्रॉम हुक्स लॉ। द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग डिस्टेंस। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेचिंग डिस्टेंस कितना था मैक्सिमम,
फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा आर होगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, कम फोर्स लगाओगे तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो F प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है F इंटू, यहां पर लग जाता है नेगेटिव साइन। दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर जानने के लिए, तो ठीक है, ये जो लिखा हुआ है दिस केस कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है, इमेजिन करो जिस ट्रेन में तुम बैठ के जाते हो, ट्रेन की कभी तुमने शॉक टावर देखे, उसके स्प्रिंग देखे, ओपन दिखता है ना अपन को, तो ट्रेन तो बाहर से ओपन दिखती है ना, नीचे से कोई इतने मोटे मोटे स्प्रिंग लगे रहते हैं हाथी समाज, तो वो स्प्रिंग वाले स्प्रिंग हटाकर आयुष ने सोचा कि काम करता हूँ, मेरे पेन का कोई काम तो नहीं, मेरे पेन खराब हो गया, तो पेन में जो स्प्रिंग है उसने उसको निकाल दिया और बोला वो ट्रेन में लगा देता हूँ मैं। तो आप सोचो ट्रेन के अंदर आयुष की जर्नी कैसी होगी, रोटी खा लो, इससे भी ज्यादा खतरनाक बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो वहां पर क्या हमको ऐसी स्प्रिंग चाहिए या वहां स्ट्रिप चाहिए, कलर चाहिए ना, और जो पेन तुम्हारा है उसमें अगर स्ट्रिप स्प्रिंग लगा दी तो उस पेन के उस केक पर बैठ भी जाओगे तो भी वो बैक होगा, बैठना नहीं, तो ऋषि सोच रहे हैं घर से जाके आज एक्सपेरिमेंट करूंगा, मास्टर ने कहा ऐसा नहीं करना, तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाए तो कल हॉस्पिटल रेफर कर, डॉक्टर भी बड़े परेशान, बेटा कैसे लिख रहे थे तुम, बेटा 2 रुपए का पेन आता है उसमें क्लिक भी नहीं होता, नॉर्मल ले लो तुम। पता चला अगले बर्थडे पर ऋषि को सब लोग मिलकर वो एक ऋषि तो वो एक पेन आता है खुशबू वाला, वो गिफ्ट करते हैं, ले तू पैक ले मेरी, अरे एक परफ्यूम वाला फोन पे नहीं होता खुशबू आता, बाहर जाके तुम बोलोगे भैया मोगरा वाला देता, मोगरा वाला उसमें भी फ्लेवर चाहिए, क्योंकि आते नहीं आते हैं, तो मेरा चल रहे हो। तो ये क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है कि स्प्रिंग को आपको कैसे चाहिए, स्प्रिंग स्टेप होनी चाहिए या स्प्रिंग लूज होनी चाहिए, ये कौन बताता है। दूसरा यहां पर लिखा है मैंने माइनस साइन, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो रिलीज होने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तब करने पर तो फोर्स आपने एक फोर्स कहां लगाया था, फॉरवर्ड या राइट हैंड साइड, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस कहां हुआ ना, तो ये ऑपोजिशन को कौन इंडिकेट करता है, माइनस साइन। तो अगर मैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रख देता हूं वर्डल के फॉर्मूले में, तो दिस पर अप्लाई dw इज इक्वल टू F की जगह लिख दिया मैंने माइनस ऑफ के इंटू, तो दिस पर अप्लाई dw इज इक्वल टू, यहां पर पूरा वर्डल निकालना तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे को, लिमिट के लिए 0 से w ले ली मैं लिमिट, और डिस्टेंस के लिए x के रेस्पेक्ट में करवाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर सकता हूं मैं, और x की वैल्यू r के बराबर भी हो सकती है फिर आगे चलकर, फिलहाल के लिए मैक्सिमम x ले लिया है मैंने, आप आगे कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई मना नहीं। इसे अपन अभी वहां पर x की लेके चलते हैं, बताओ कि x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय लिमिट 0 और x रहेंगी, नेगेटिव साइन मैं यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड अज्यूम कर रहा हूं, मैंने क्या मान लिया, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं, क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर x की जगह है 0 की जगह 0, 0 तो है काम का पूरा, आपके पास बचेगा सिर्फ हाफ के एक्स
बचेगा कि नहीं बचेगा? तो लिमिट लगा के बताऊं पूरा, आपके x स्क्वायर माइनस 0 लिखना पड़ेगा मुझे, उससे अलग क्या होगा? ये निकाला मैंने क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल। ये F जो फोर्स लिखा है मैंने, ये कई दफा रिस्टोरिंग फोर्स भी किया जाता है। F इज ऑल्सो नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। इसी तो अगली क्लास से ना यहां बैठना, बैठना पीछे बैठ के बस तो कॉपी भरनी होती है रोटों की तरह। समझा रहा हूं तो समझना, तो लिखने में पूरा ध्यान बता देता है। समझेगा क्या? पता नहीं क्या लिखता है जब कर दो वो लिखता ही रहेगा, लिखता रहेगा। कुछ समझा रहा हूं तो भी लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, लिखता रहेगा। क्या लिखेगा? मैं जो पढ़ता हूं तो देख रहा होता है। अच्छा ओके, बताना आयुष ने सवाल क्या पूछा था? तुम्हें जूते खाएगा ना तू, का भी नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ। सुनने और देखने में ऐसा नहीं लग रहा आपको कि काइनेटिक एनर्जी से दिख रहा है ना? अब इसकी ब्यूटी, इसकी खासियत समझो। जैसे मैंने कहा स्प्रिंग का केस है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट केस। मैंने 3 पोजीशन मार्क की थी आपके सामने, ध्यान हो तो। अब कौन सी? मैं स्टार्ट करता हूं कहां से? ए से। मैंने उस स्प्रिंग को खींचा और रिलीज कर, तो स्प्रिंग विल बी मूविंग लाइक दिस। इमेजिन कर पा रहे? ए तक ले जाने के लिए डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा मुझे? अब मेरा सवाल, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था जिसको हमने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है ना कभी ना कभी? हाँ, और मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमको 9th में पढ़ाया था, 9th क्लास। अगर एनर्जी कंजर्व रहती है तो ए पॉइंट पर मुझे एनर्जी निकालनी है, तो मुझे बताइए ए पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी, या दोनों? मेरा सबसे बड़ा रोल प्ले है, मोटिव है, मैं ए बी और सी तीनों पॉइंट्स पर एनर्जी को कैलकुलेट करूं। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। ये भी बता देता हूं, टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक प्लस। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ए पॉइंट पर कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, पोटेंशियल या काइनेटिक? जब आपने उसको स्ट्रेच किया, ए पर पहुंच गए तो ऑलमोस्ट रेस्ट पर आ गए। ए पर ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ गए, समझ लो। तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी ए पर? At A, kinetic energy will become equal to ऑलमोस्ट। इसलिए बता मेरे लल्ला क्योंकि ए पॉइंट पर अपन ने लाकर फिर रिलीज कर दिया है ना, तो उस ऑलमोस्ट का ही केस कंसीडर किया जाएगा। टाइम नेग्लिजिबल होगा, लेकिन उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी ना। वेलोसिटी जीरो कर दी तुमने उस पॉइंट पर। अब वो तुम्हारा माइक्रो सेकंड के लिए होगा, मिली सेकंड के लिए होगा, 1 सेकंड के लिए होगा, 2 सेकंड के लिए, that will be considered as zero. आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे, कहां पर? पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की किस फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाती है? ये पढ़ा था पिछली क्लास में। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क व्हिच इज इक्वल टू हाफ x। लेकिन आप एक पॉइंट पर देखो तो x किसके इक्वल हो चुका है? r। तो यहां पर here x should be equal to, तो दिस विल इंप्लाई पोटेंशियल एनर्जी a पर कितनी हो गई? मानते हो?
तो देयरफॉर टोटल एनर्जी एक बार कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के आर, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई। कोई प्रॉब्लम तो डाल दिए मैंने डब्बे में। ये कहां पर निकल गई एनर्जी, अब अपन चलते हैं कहां पर, सी को उधर हो जाएगा, सी पर चलते हैं। ए से जब करना चालू करेगा तो पहले सी पर जाएगा ना, और फिर बी पे जाएगा ना, तो मैंने इसलिए पहले सी पर ले लिया। हाँ रिएक्शन थोड़ा कम होता है ना, एनर्जी खत्म भी तो होती जाएगी, एनर्जी का लॉस भी तो करेगा ना एटमॉस्फेयर से। फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है। अगर इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन, हवा का फ्रिक्शन अगर नेग्लेक्ट कर देते हो तो, और दूसरा जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस में आपने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, तो स्प्रिंग जिंदगी भर एक बार आप डिस्प्लेस करो, जिंदगी भर चलती चली जाएगी। इसी को तो अपन बोलते हैं फ्री एनर्जी, इसी को तो अपन लोग बोलते हैं एक तरह से हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हाइपोथेटिकल कंडीशन। सिर्फ एयर फ्रिक्शन नहीं, एयर फ्रिक्शन इज वन ऑफ द पैरामीटर। एनर्जी खत्म होगी, सुन लो पूरा सुन लो, तुम लोग अपने डिबेट चलते थे। मैंने कहा एयर फ्रिक्शन इज वन ऑफ द पैरामीटर। स्प्रिंग जिस मटेरियल से बनी है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर तुमने मिठाई मावे की बनाई है तो वो 6 महीने तक खुला रख पाओगे, दुकान वाला बोलेगा भाई एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपको खत्म करना है। अगर आपने मिठाई किसी और मटेरियल की बनाई है, लाइक मलाई है, इस टाइप का कोई चीज, तो वो बोलेगा भाई 3 दिन के अंदर खत्म करना है। तो इसमें आइडियल सिचुएशन क्या होती है, दुकान वाला बोलेगा कि आप इसको ले जाके फ्रीजर में रख दो, तो शायद 3 की बजाय 5 दिन चल जाएगी, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 10 दिन भी चला सकते। सिमिलरली वो जो स्प्रिंग है उसका मटेरियल जो है वो मटेरियल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो अगर आपने एयर फ्रिक्शन हटा भी दिया, एयर फ्रिक्शन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट भी कर दिया, तो भी मटेरियल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपने आइडियल मटेरियल इस्तेमाल कर लिया तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वो फ्री एनर्जी के साथ मूव करता रहेगा, वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, मूव करता रहेगा। और इसलिए अपन बार बार इस वर्ड को यूज कर रहे हैं हाइपोथेटिकल। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आइडियल काम की चीज ही नहीं होती, समझ रहे? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई ही जाती है, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको फ्री एनर्जी जनरेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे एयर के मैकेनिज्म्स होते हैं जिनमें एक बार अगर आपने हल्का सा भी डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो वो मूवमेंट करता ही रहेगा, रियलिटी में एग्जिस्ट करने के लिए करता ही रहेगा। आज की डेट में मैकेनिकल वॉचेस जो आती हैं, महंगी महंगी जो मैकेनिकल वॉचेस जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है पूरा मैकेनिज्म मूव करता हुआ, वो है क्या? उसको बोलते फ्री एनर्जी ही है, बोलते उसको फ्री एनर्जी ही है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है ना। कहते हैं वो दिल की धड़कनों से चलती है, तो दिल की धड़कनों से नहीं चलती। आपने आपने पहन लिया और आपके हाथ का मोशन हो रहा है, आप खुद इमेजिन करो कि आपके दिन भर के रूटीन में आपका हाथ कितनी बार शांत रहता है और कितनी देर के लिए। इमेजिन करो सिर्फ सोने के टाइम, उसके अलावा ऑलमोस्ट क्या आपका हाथ 2 से 3 मिनट के लिए भी ऐसे स्टेबल रहता है? नेवर। आपका हाथ हमेशा मोशन में रहता है, आपका हाथ मोशन में रहता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो आप अपने हाथ से काइनेटिक एनर्जी से उसके मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसका गियर बार बार मूव करने लगा, तो उसने अपने अंदर एक स्प्रिंग लगा रखी है। अगर आप उसको खोल के देखोगे तो उसमें स्प्रिंग लगी रहती है, वो स्प्रिंग उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और जब आपका हाथ स्टेबल होता है तो वो एनर्जी वापस दे देती है उसको, ताकि वो चलती रहे।
और ऐसा करने से वो 2-3 घंटे 4 घंटे खुद से चल सकती है बिना किसी एक्सटर्नल। तो लोग बोल दिए कि वो एक फ्री एनर्जी देने वाली मशीन। इस तरीके से एग्जाम्पल बहुत सारे। क्यों नहीं मतलब होगा? घर पे पार्टी तुम्हारे रहेगा तो तुमको मतलब नहीं होगा क्या? बिल्कुल मतलब होगा। इसलिए तो मैंने बोला मटीरियल, मटीरियल तो डिपेंडेंट है ना भाई। किसने मटीरियल, किसने निकाल दिया घर, बोला मम्मी आधे किलो ही दे दो मेरे को स्प्रिंग बनानी है, तो उसने बना दिया स्प्रिंग। कोई मटीरियल, इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स उसके अंदर भी आने वाली है। तो अभी बात करो तो सी पॉइंट पर आ गए अपन। सी पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? तो बेटा लिख ले, तू लिख ले। तू पता नहीं पता जाने क्या लिखना चाह रहा है, तू लिख ले, पूरा लिख ले, रामायण लिख ले तू। गलती से तो मुझे ट्रांसलेट कर देना बाद में। आई एम नॉट एबल टू गेट इट प्रॉपर्ली। मतलब समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि रिव्यू चल रही है जो नहीं पता है फिर। तो सी पॉइंट पर जैसा आपने बताया कि जब इसने मोशन चलना चालू कर दिया तो सी पॉइंट पर वो रोक तो सकता ही नहीं, रोक नहीं सकता। मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं उसके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर कितनी हो गई? क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा, रेस्ट तो रहेगी। तो अल्टीमेटली उसके पास सी पॉइंट पर कौन सी एनर्जी बचेगी? सवाल पैदा होता है कितनी काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप उसके बैकग्राउंड पर जाओ, मतलब उसने कहां से चलना चालू किया था? ए पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी ना? अरे एक तो बड़े बड़े लिखो है, जीरो थी ना, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में जाकर अंदर स्टोर हो जाएगी? उसके वर्क के फॉर्म। और वर्क कितना था? के इंटू एक्स। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वहां ले जाके के इंटू एक्स का वाई, राइट और नॉट? इसको ऐसे समझाता हूं, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर ना। जब एनर्जी का फॉर्मूला तो हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का। जब वो ए पॉइंट से सी पॉइंट पर आया, सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है? सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू तो 0 है ना, क्योंकि इसके बाद वापस जब पीछे गया तो उसके पास आर हुआ और वो भी पीछे गया। तो पीछे गया मतलब ये आर नहीं होगा, ये क्या होगा? माइनस आर। कोऑर्डिनेट प्लेन माइनस एक्स प्लस एक्स। तो अगर ये प्लस एक्स है तो ये कॉमन सेंस है। तो बीच का क्या हुआ? एक्स ही जीरो। इसलिए उसके पास पोटेंशियल कितनी हो गई? जीरो। वही उत्तर। अब जब बात काइनेटिक की आ गई तो बात काइनेटिक पर उसने शुरुआत की थी वहां से यहाँ के लिए। तो अगले अगले अपन ने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है तो फॉर्मूला इज हाफ के डी स्क्वायर हाफ एम इंटू डी स्क्वायर। ये पढ़ा था ना तुमने फॉर्मूला? हाफ एम डी स्क्वायर के कंटेक्स्ट में ये थी उसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज वो क्रॉस हाफ यू स्क्वायर। इट मींस ये फैक्टर तो 0 हो गया, आपके पास क्या बच गया? सिर्फ हाफ एम डी स्क्वायर। लेकिन ये हाफ एम डी स्क्वायर की केस में ये तो मास ऑफ वेलोसिटी को डिपेंड कर रहा है, जबकि हमको तो किस फॉर्म में चाहिए था? स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में, के और आर के फॉर्म में। तो
हाफ के ये mv स्क्वायर ही आगे जाकर इसमें कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को एनर्जी के हाफ के आर स्क्वायर। ये अपन आगे चल के करके भी देख सकते हैं। और फाइनली क्या कर लो, सी पॉइंट से वापस पीछे जाएंगे कहां पर, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर जाने के बाद उसके पास कितनी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक या पोटेंशियल, पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक तो वहां पर भी जाके, तो आंसर वही आएगा हाफ के आर स्क्वायर। तो पूरे स्प्रिंग में हमने ये देखा कि द टोटल एनर्जी रिमेन इवन इन द स्प्रिंग। बस तुमने नया क्या जाना, स्प्रिंग के केस में ऐसा कुछ होता है, स्ट्रेचिंग की प्रोपोर्शनल एंड ऑल दैट। अब ऑब्वियसली ये अपन पढ़ेंगे बुक 2 में नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी अपन लोगों को इसकी जरूरत है, इसलिए अपन ने इसको समझ लिया। अब इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, मतलब ये भी नहीं था जो तुमने सीखा, इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज, और वो ये यहाँ पर एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट पर एक्स 0 है, यहां पर राइट में जाएंगे तो आर आ रहा है, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस आर आ रहा है। वाई एक्सिस पर आपने क्या ले ली, एनर्जी। तीनों सिचुएशंस में मैक्सिमम एनर्जी कितनी निकली है आपके पास, आपके आर स्क्वायर को कोई वैल्यू मिल जाए तो अगर मैं यहां पर मान लेता हूं ये वैल्यू इस पॉइंट पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाफ। ये जो पॉइंट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पोजीशन कौन सी थी, ए पोजीशन पर काइनेटिक कितनी है और पोटेंशियल हाफ के आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, काइनेटिक कितनी लिखिए, तब जब एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू आर है ना, ये आर मान लिया, ये मैंने माइनस आर मान लिया डिस्टेंस को। तो इस पॉइंट पर कौन सी एनर्जी 0 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट पर क्या कौन है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहां तो बात नहीं कर सकता, तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी और एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी। अब कहां आ गए अपन, सी पे, सी पर आ गए, मतलब यहां आ गए। इस पॉइंट पर कौन 0, तो ये पोटेंशियल अब यहां से हटकर कहां पहुंच गया, यहां ना, ये बन गया पोटेंशियल। और काइनेटिक कहां पहुंच गया, यहां काइनेटिक मैक्सिमम है ना। फिर पहुंच गया अपन लोग कहां, डी पर। डी पर कौन, डी पर कौन मैक्सिमम, तो यहां पर दोबारा पहुंच गया पोटेंशियल, और 0 पर पहुंच गया दोबारा कौन। तो अगर मैं इसका फ्रीहैंड स्केच बनाता हूं, फ्रीहैंड डायग्राम बनाता हूं, तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। काइनेटिक के लिए इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनता हुआ है, काइनेटिक यहां से शुरू होते हुए मैक्सिमम हुई, फिर वापस 0 हो गई, 0 मैक्सिमम 0, और पोटेंशियल मैक्सिमम 0 और फिर पोटेंशियल मैक्सिमम। दिस इज नोन एज वेरिएशन ऑफ एनर्जी, and this is also in addition or in reference with the law of conservation of energy. और कोई डाउट नोट करने में, मटेरियल पर डिपेंडेंट है ये जो है, वो मटेरियल पर डिपेंडेंट है यूज। तो वो ज्यादातर मैं सारे सवालों में लगभग एक ही वैल्यू आपको हमेशा गिवन आएगी, अपन चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप अपने इर्द गिर्द देखो तो आपको हर जगह स्प्रिंग अलग अलग वैरायटी की दिखेगी। साइकिल में लगी है तो अलग स्प्रिंग है भाई साहब, क्लच में लगा है तो अलग स्प्रिंग है, छोटी स्प्रिंग है, लंबी स्प्रिंग है, पतली स्प्रिंग है, मोटी स्प्रिंग है। इसलिए के की वैल्यू हर एक के लिए अलग होती है।
ये बन गया। छोटे समझ में आया? नोट कर लिए तुम दोनों ने मनशेर और छोटे? पूरी एनर्जी को रिस्टोरिंग एनर्जी, दिस कंप्लीट एनर्जी। स्प्रिंग के केस में हमेशा एनर्जी को अपन बोलेंगे रिस्टोरिंग एनर्जी, रिस्टोर करता है ना वो। भाई तुम सोफा सेट पे बैठे है ना, सोफा सेट से जब उड़ गए तो कोई छाप छोड़ के गए। महंगा वाला सोफा सेट होता है तो वो छाप जल्दी से गायब हो जाती है, पर सस्ता वाला होता है तो अभी है पता चल जाता है। रोहित शर्मा की आई तो पैसे वाली देख के समझ जाते हो आप। बैठिएगा और तो चाय के डब्बे भी दिख जाएंगे आपको, चाय भी पिलाई थी होंगे आपने। तुमको बिस्किट हमेशा चाहिए क्या? तो क्या हो रहा है तेरे होते हुए? अच्छा है ना, पूरी तो पूरी ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट हो रहा है। तो आगे समझ में? हाँ हाँ ठीक होगा ना। मैं तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन लोगों को उनको तो कभी परफॉर्म क्यों नहीं करके देखते? लेके चले जाओ डीजी तो होता है तो कभी तो नाम लगते हैं वो डीजी में लिखा हुआ था मतलब कोई और जाना चलो भाई होते हैं करो क्या है करो पापा भी क्या छोटे बच्चे होते रहेंगे तो लोगों को लगता है कि हाँ कस्टमर करके बन रहे हैं। ओके देन यहाँ पर हम रैप अप करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद इंशाल्लाह कोलिजन वाला टॉपिक। कोलिजन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर, ठीक है? नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर रहे हैं जल्दी से, बाकी लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच।